So in the last session we had started with pharmaceutical analysis and उसमें हमने titration का part देखा था. So titration में हमने first देखा था that was acid based titration. पहले तो हमने introductory part देखा था titrations का, okay, fundamentals of volumetric analysis और उसमें types of volumetric analysis, okay, methods, aqueous acid based titration, non aqueous titration, precipitation, complexometric and redox titration. So I'm just moving through the slides, okay, and then we'll go to the main part. तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, न्यूट्रलाइजेशन या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, नॉन एक्वियस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक. फिर उसके बाद कुछ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन देखे थे हमने, प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी सब्सटेंसेस, सेकेंडरी सब्सटेंसेस यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, कुछ डेफिनेशंस एंड टर्म्स यूज्ड इन दिस, ओके. Then we had started with the acid based titration. एसिड बेस कंसेप्ट हमने तीन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी. अरेनियस ने ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी एंड लुइस थ्योरी, वो हमने देखी थी. उसके बाद सॉल्वेंट्स यूज्ड इन दिस एसिड बेस टाइट्रेशन. देन वी सॉ व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बफर सॉल्यूशन, ओके. एग्जांपल्स हमने देखे थे वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस के. देन कॉमन आयन इफेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो हमने देखा था, ओके. कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि इफ वी हैव अ पुअरली डिसोसिएबल सब्सटेंस, ओके, उसका आयन समझो एक है, मतलब एक कॉमन आयन है और हम उसी सॉल्यूशन में एक स्ट्रांगली डिसोसिएबल सब्सटेंस डाल रहे हैं और पुअरली और स्ट्रांगली वाले में एक आयन जो है वो कॉमन है, ओके. सो द बोथ ऑफ द आयन्स आर कॉमन. सो इस केस में क्या होता है कि जो पुअरली डिसोसिएबल सब्सटेंस है उसका डिसोसिएशन का रेट कम हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, ओके. सो दिस इज द कॉमन आयन इफेक्ट. बहुत ही इजी है. इसके बेसिस पे हमने जो टाइट्रेशन के ये हैं मतलब ग्राफ्स हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं. इंडिकेटर्स यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने देखे थे, ओके. डिफरेंट इंडिकेटर्स, सिलेक्शन, मिक्स्ड इंडिकेटर क्या है वो देखा था. थेरीज ऑफ इंडिकेटर देखी थी, दो थेरीज हैं, ओसवाल्ड सेरेन क्विनोनॉइड थ्योरी और उसको रेजोनेंस थ्योरी भी बोलते हैं. Then we went to the titration curve. ये बहुत important part है, okay. So what is a titration curve? It is a plot जिस पे एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट होता है और वाई एक्सिस पे pH ऑफ द एनालाइट सॉल्यूशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर्व में, ओके. न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स भी इनको बोलते हैं. So this is the basic acid based titration reaction we can see. And the first हमने एक देखा था इसमें टाइट्रेशन कर्व जो था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ओके. We have completed with the first titration curve of acid base titration of a strong acid with a strong base, okay. And all the 4 points we had discussed, ये ग्राफ के कंसर्न में जो भी 4 points हमें रिसीव हो रहे हैं वो हमने इसमें डिस्कस किए थे. Now today we will be seeing titration of a weak acid with a strong base, okay. वीक एसिड का टाइट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रनिंग अल्कली इनटू एसिड, मतलब यहाँ पे केस क्या है कि अल्कली एसिड में डाला जाएगा. तो यहाँ पे ये इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, बट ये जो केस आई वुड बी नाउ एक्सप्लेनिंग हियर इज रनिंग अल्कली इनटू एन एसिड, मतलब NaOH would be run into an acid. So we have a weak acid and a strong base. So weak acid is acetic acid here and a strong base is here sodium hydroxide, okay. So let's assume our analyte is acetic acid, weak acid, and the titrant is sodium hydroxide and NaOH strong base. If we start plotting the pH of the analyte against the volume of NaOH that we are adding from the burette, we will get a titration curve as shown below, okay. तो क्या इनका कहना है कि जब हम NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे डालेंगे अपने वीक एसिड में, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस, तो विल गेट अ टाइट्रेशन कर्व एज शोन बिलो, जो कि ये है. अब यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, जैसे पुराने वाले ग्राफ में भी मिले थे, ओके. नाउ दिस 4 पॉइंट्स वी आर रिसीविंग, इनका क्या सिग्निफिकेंस है. ये ग्राफ पुराने वाले ग्राफ से थोड़ा बहुत डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि इसका इक्विवेलेंस पॉइंट देखिए आप. ये इक्विवेलेंस पॉइंट पिछले वाले में 7 पे था, pH 7 पे था, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में. बट इसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो 8 के भी ऊपर है, ओके, 9 तक दिख रहा है, 9 pH तक. सो इट इज अ बिट डिफरेंट. एंड व्हाट आर दिस 4 पॉइंट्स एंड व्हाट हाउ डज इट हैपेंस, विल बी सीइंग, ओके. नाउ हियर विल सी द फर्स्ट पॉइंट, ओके. जो हमें फर्स्ट पॉइंट रिसीव हो रहा है वो है कि जब तक हमने कुछ भी नहीं डाला, ओके, हमने कुछ भी NaOH नहीं डाला, सिर्फ हमारे पास एसिड है, वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट ये ग्राफ का, ओके.
So in this first point, what it happens now? No NaOH added, so the pH of the analyte is low. It predominantly contains H3O plus from dissociation of CH3COOH. CH3COOH है, water है, तो CH3CO and H3O plus का ये solution बन गया है. So this is H3O plus, जिसकी वजह से ये pH इसका थोड़ा बहुत एसिडिक है, मतलब वो वीक एसिड है, बट फिर भी ये 3 pH यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास. ओके, as NaOH is added dropwise, H3O plus subscript slowly starts getting consumed by OH minus. एंड उसके बाद मतलब जैसे कि हम ये इनिशियल है, इस स्टेज पे हमने कुछ भी नहीं डाला, NaOH नहीं डाला. अब जैसे जैसे हम NaOH डालेंगे, ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा इधर जा रहा है और ऊपर जा रहा है. ठीक है, मतलब NaOH की वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इसका pH भी आगे आगे जा रहा है. ओके, वाई दिस हैपन्स? बिकॉज H3O प्लस जो भी है, जिसकी वजह से ये एसिड का pH नीचे था, या इस सॉल्यूशन का pH नीचे था, वो अब पहले तो न्यूट्रल की ओर जाएगा और उसके बाद अल्कलाइन की ओर. तो जैसे जैसे हम NaOH डालेंगे वैसे वैसे इसका pH चेंज होगा. नेक्स्ट वी हैव the point 2. This is the pH recorded at a time point just before complete neutralization takes place. अभी point 2 जो है ना, ये complete neutralization होने के just before वाला point है. ओके, complete neutralization कब होगा? जब पूरा का पूरा एसिड, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. हम उतना जितना एसिड है उतना बेस डालेंगे तब वो न्यूट्रलाइज होगा. तो point 2 is just before the neutralization. Now point 3 is the equivalence point. ओके, अब इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट pH 7 पे नहीं आ रहा है. ठीक है, इसका जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है ना, वो कहां पे आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर आ रहा है. रीजन बीइंग कि ये वीक एसिड है, इसकी वजह से. दिस इज द इक्विवेलेंट पॉइंट हाफ वे अप द स्टीप कर्व. एज this point moves of NaOH added moles of CH3COH in the analyte, the CH3 ions are completely neutralized by OH minus ions. ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो pH 7 के ऊपर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड हमने यूज किया और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी वजह से इक्विवेलेंस पॉइंट इसका बेसिक में दिखता है, मतलब बेसिक pH में दिखता है, नॉट इन द न्यूट्रल pH. सो यहाँ पे देखो और भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है. लेट मी पॉज हियर फॉर अ सेकेंड. कैन वी स्पॉट अ डिफरेंस हियर एज कंपेयर टू द केस 1? मतलब कौन सा केस? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का. उसमें क्या था कि हमें इक्विवेलेंस पॉइंट pH 7 पे मिला था. In this case, a weak acid versus a strong base, the pH is not neutral at the equivalence point. The solution is basic, that is pH 9 at the equivalence point. Okay, और इसका रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. As you can see from the above equation, as the equivalence point, the solution contains CH3CONA salt. This dissociates into acetate ions and sodium ions. As you will recall from the discussion of strong acid and weak base in the case 1, ठीक है, तो एज यू विल रिकॉल फ्रॉम दैट कि मतलब वो उसके कंपेयर में ये यहाँ पे अलग दिख रहा है. नाउ ये देखो हमारे पास क्या है, NaOH हम डाल रहे हैं एसिटिक एसिड में, तो ये CH3CONA वाले आयंस बन रहे हैं. ठीक है, अब ये डिसोसिएट होने के बाद आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे OH माइनस आयंस जो हैं वो ज्यादा बन रहे हैं, और OH माइनस आयंस ज्यादा होने की वजह से उस सॉल्यूशन में उसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो pH 7 के आगे, मतलब कहाँ पे pH 9 तक यहाँ पे दिख रहा है हमें. सो बेसिक इसका जो भी है. नाउ दिस इज समथिंग प्रैक्टिकली टू बी डन. अब जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको दो एसिड्स दिए गए हैं, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, एक एसिड और एक बेस दिया गया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और ऐसा एमसीक्यू पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आएगा. ठीक है, कहाँ इन द सेंस न्यूट्रल में आएगा, एसिडिक में आएगा, बेसिक में आएगा. ठीक है, या नन ऑफ द अबव, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि क्या है यहाँ पे, alkalis run into an acid, alkali is strong, acid is weak, and equivalence point will be in the alkaline range. Okay, so this is all what I wanted to conclude from this. Okay, जितना GPAT के लिए useful है. Now the third titration curve is titration of strong acid with a weak base. Okay, running alkali into acid, मतलब यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, एंड सेम ही क्राइटेरिया है कि अल्कली ही एसिड में डाली जा रही है. ओके, मतलब अल्कली इज इन द ब्यूरेट एंड एसिड इज इन द कोनिकल फ्लास्क. अब यहाँ पे आप देखो, यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट इज इनटू द एसिडिक रेंज. ओके, बिलो द 7 pH. ये कुछ 5.5 के करीब दिख रहा है हमें.
So in this concern, why this happens? Because the acid is strong and base is weak. Now we'll see whole explanation about this as well. तो फर्स्ट पॉइंट इसके कंसर्न में है कि नो NH3 एडेड येट, सो द pH ऑफ द एनालाइट इज लो. अब यहाँ पे हमने वीक बेस जो है हमने लिया है अमोनिया, वो अभी तक ऐड नहीं किया है, इसलिए सॉल्यूशन का pH कम है और ये 0.1 हो गया. Now at point 2, this is the pH recorded at time point just before complete neutralization takes place. ये वाला point just before complete neutralization takes place is the point 2. अब यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है एसिड वो HCl है. ओके, उसका हमने कुछ सॉल्यूशन बनाया होगा वाटर में डाल के. तो H3O प्लस आयंस हैं जो उसको एसिडिक नेचर देते हैं और Cl-N ऐसे वो डिसोसिएट होता है. उसके बाद हमने अब डाला है अमोनिया थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप. इस ये जो लाइन दिख रही है नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उस लाइन के रेंज में हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अमोनिया डाल रहे हैं, ये H3O प्लस आयंस कंज्यूम हो रहे हैं, NH4 प्लस आयंस बन रहे हैं और वाटर बन रहा है, and this is going towards a neutralization reaction. Okay, there is a salt prepared here and water. So complete neutralization के पहले जो point है वो point 2 है. अब point 3 क्या है? This is the equivalence point. Okay, and this equivalence point is into the acidic range. Okay, into the acidic range क्योंकि यहाँ पे acid जो है strong है और base जो है वो weak है. At the equivalence point the solution only the ammonia ions NH4 and chloride ions Cl-. But again, if we recall, the ammonia ion NH4 is the conjugate acid of the weak base NH3. So NH4 plus ions is a relatively strong acid. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि NH3 हम डालते जा रहे हैं, अमोनिया H3O plus कंज्यूम हो रहा है and we are getting NH4 plus, but NH4 plus is a conjugate acid of this weak base. हमने देखा था हर एक वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होता है और हर वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है. तो NH3 का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड इज NH4 प्लस एंड NH4 प्लस होने की वजह से इसका इक्विवेलेंस पॉइंट न्यूट्रल होने मतलब न्यूट्रल पे ना आके बल्कि उसके पहले ही हो जाता है बिकॉज NH4 प्लस इज एसिडिक इन नेचर. ओके, सो दिस इज about a titration between a strong acid in a weak base, and point 4 is after more addition of your ammonia वो आगे आगे pH उसका या वो जो है रेंज उसकी आगे बढ़ती जा रही है ग्राफ में. ओके, सो मोस्टली अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि इफ हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आएगा? एसिडिक रेंज में आएगा. और इसका रीजन कि हर एक वीक बेस का या हर एक वीक एसिड का उसका कॉन्जुगेट ऑपोजिट वाला होता है. जैसे कि वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है जो कि वो स्ट्रॉन्ग होता है. वो हमने देखा था कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस इसी टाइट्रेशन वाले टॉपिक में पहले सेशन में. Now the fourth titration is between titration of a weak base with a weak acid. Okay, running acid into alkali. अब यहाँ पे क्या है, हमने एसिड अल्कली में डाला. वैसे अगर अल्कली एसिड में डाला तो इसका थोड़ा ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता है. ठीक है, ये जो है ऐसे, एक मिनट आई विल ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. हाँ ऐसे, ठीक है. तो अगर एसिड बेस में डाल रहे हैं, बेस एसिड में डाल रहे हैं तो बस उसका मिरर इमेज हमें मिल जाता है. ठीक है, तो इफ वी आर, अब यहाँ पे केस क्या है कि हम एसिड बेस में डाल रहे हैं, अगर बेस एसिड में डालते होते तो ये ऐसे कुछ हो जाता उसका मिरर इमेज. तो दैट इज नॉट ऑफ अवर कंसर्न. बस ये ध्यान में रखना कि क्या किस में जा रहा है, उसके हिसाब से यू हैव टू चूज अ ग्राफ. कभी कभार ऐसे आ जाता है कि 4 ग्राफ होते हैं ऑप्शन में, ठीक है, और आपको बताना होता है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ कैसा होगा. और उसमें क्राइटेरिया भी दिया होता है कि रनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू अल्कली कि रनिंग अल्कली इनटू एसिड, मतलब उसके हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट. अभी जो भी हमने पुराने 3 ग्राफ देखे उसमें अल्कली हम एसिड में डाल रहे थे. ठीक है, तो वो सब ग्राफ ऐसे एस शेप थे. लेट मी शो यू. ओके, देखो अब ये जो है इसमें हम बेस जो है वो एसिड में डाल रहे हैं तो ये सब ऐसे एस शेप्ड है. बट अगर हम यही, ठीक है, HCl इस NH3 में डालते तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होता. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि क्या चीज हम किस में डाल रहे हैं और उस हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट योर ग्राफ. Now titration of a weak base with a weak acid and now running acid into alkali. So we have a weak acid and a weak base as well. The common examples of this would be ethanol acid, acetic acid and ammonia. So what happens here?
यहाँ पे सेम होता है कि आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो pH 7 पे आता है, क्योंकि दोनों भी एसिड और बेस दोनों वीक होने की वजह से ये दोनों भी यू कैन से इज इन अ मतलब एक ही रेंज में होने की वजह से इनके डिसोसिएशन आयंस भी इक्वलाइज हो जाते हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 7 pH पे ही दिखाता है। अब नाउ हम ये ग्राफ आप बोलोगे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या है NH3 मतलब नीचे बेस लिया है ऊपर एसिड लिया है, इसलिए ये बेस के pH से कम होते 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 एसिडिक pH में आ रहा है। अगर यही मैं उल्टा करता जैसे कि हमने बाकी एक्सपेरिमेंट्स में किया कि मतलब क्या मेरा नीचे CH3COOH है एंड ऊपर NH3 है, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे होता, मतलब एसिडिक से बेस की ओर जाता एंड इसका इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पे आता। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना है कि क्या चीज किस में जा रही है, ठीक है, उसके हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट योर ग्राफ। तो ये हो गए हमारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस। So I would like to summarize here the acid-base titration. In an acid-base titration, a known volume of either the acid or the base of known concentration is placed in a conical flask. मतलब क्या, जो conical flask में होता है वो हमें known concentration का होता है, ठीक है। The second reagent of known concentration is placed in a burette. जो दूसरा reagent है जो known concentration का है वो हमने burette में डाला। अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जब हमें किसी अननोन कॉन्सेंट्रेशन को जानना होता है तो वो हम कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं और नोन कॉन्सेंट्रेशन को हम ब्यूरेट में डालते हैं। The reagent from the burette is slowly added to the reagent in the conical flask. The titration curve is a plot showing the change in the pH of the solution in the conical flask as the reagent is added from the burette. A titration curve can be used to determine the equivalence point of acid-base reaction, the pH of the solution at equivalence point. For strong acid-base titration, pH is at 7 equivalence point. For weak acid strong base, it is more than 7, okay, pH, and for a strong acid weak base, it is below 7, okay. तो क्या है वो आप एसिड बेस के डिपेंड होता है, बट बिलो 7, मोर देन 7 और इक्वल टू 7, ओके, ये क्राइटेरिया है। और वीक बेस और वीक एसिडो का तो it would be always equal to 7. Now we'll be starting with non-aqueous titrations. Non-aqueous titration is not that big part or that complicated thing because ये ज़्यादा important नहीं है, but we'll be discussing this as well. मेन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है। नॉन एक्वियस टाइट्रेशन क्यों करते हैं, क्या होता है उसमें, वो हम सब देखेंगे। सो नॉन एक्वियस टाइट्रेशन इज द टाइट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। मतलब पानी छोड़ के हम कोई और सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, ओके, इन टाइट्रेशंस में। सो दीज आर नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। It is the most common titrimetric procedure used in pharmacopoeial assays and serves a double purpose. It is suitable for titration of very weak acid and very weak bases, and it provides a solvent, okay, it provides a solvent in which organic compounds are soluble. मतलब क्या कि हम यहाँ पे पानी सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, बाकी के कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं दैट वी कैन यूज एज सॉल्वेंट्स, ओके। एंड यहाँ पे हम एकदम वीक और एकदम वीक एसिड और एकदम वीक बेस भी उनका भी टाइट्रेशन हम कर सकते हैं नॉन एक्वियस मीडियम में। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है बट कुछ और सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, उनका भी हम टाइट्रेशन इसकी मदद से इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। The most commonly used procedure in the titration of organic bases with perchloric acid is anhydrous acetic acid. Okay, titration of organic base with perchloric acid in anhydrous acetic acid. So anhydrous acetic acid is the solvent used in non-aqueous titration. Okay, these assays sometimes take perfecting in terms of being able to judge the endpoint precisely. Okay, the Karl-Fischer titration for water content is another non-aqueous titration usually done in methanol or sometimes in ethanol. Since water is the analyte in this method, it cannot be used as a solvent. अब कार्ल फिशर टाइट्रेशन में हम वाटर कितना है किसी सब्सटेंस में किसी सॉल्वेंट में वो हम फाइंड करते हैं, तो वाटर इज अ एनालाइट हियर, सो कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। अब आप सब बोलोगे कि कार्ल फिशर में हम पानी डिटरमाइन करते हैं तो वो नॉन एक्वियस कैसे हो गया, यहाँ पे पानी एक एनालाइट है, ओके, it's not as a solvent, so it comes under non-aqueous titration. Now next is need of non-aqueous titration. Why we are avoiding water and using other solvents for non-aqueous titration? Oftentimes we need to perform an acid-base titration in non-aqueous solvents due to the analyte is too weak acid or base to be titrated in H2O.
नाउ H2O itself act as a weak acid and a weak base, okay? तो इसकी वजह से वो ना हमें प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं दे पाता पानी, इसलिए हम कुछ अदर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं. Reactants or products are insoluble in water. Sometimes the reactant or product are insoluble in water, so we avoid water. Reactant or product react with water, okay? So we don't want to react them with water. And titration in H2O doesn't allow a sharp end point, but in a non-aqueous solvent with a stronger base than OH minus, it is possible to get a sharp end point. So sharp end point मिलने के लिए we do the non-aqueous titration. Solvents used in non-aqueous titration. So protogenic, protophilic, aprotic and amphiprotic solvents are used in non-aqueous titration. Now what is protogenic solvent? They are acidic in properties. These solvents have relatively high dielectric constant and these are ionized. Example acetic acid, formic acid and propanoic acid. So protogenic जो होते हैं वो acidic होते हैं solvents, high dielectric constant होते हैं इनके और ये ionized state में होते हैं. Example यहाँ पे दिए गए हैं. Next is protophilic solvents. They are basic in nature and react with acid to form the solvated proton. This solvent have high dielectric constant and they are ionized. Pyridine dimethyl formamide and ethylene diamine. Next is aprotic solvent. These are the solvents cannot be able to donate hydrogen. In this solvent both acidic and basic properties are entirely absent. अप्रोटिक में ना ही एसिडिक होते हैं वो ना ही बेसिक होते हैं और उनमें हाइड्रोजन भी नहीं होता. Hexane and carbon tetrachloride are aprotic solvents. And amphiprotic solvent, these solvents have both protogenic and protophilic properties. Water and ethanol are the examples. Okay. Now in non-aqueous we most probably avoid water, so ethanol ही आएगा यहाँ पे amphiprotic solvent में. Okay. क्योंकि हम non-aqueous के केस में देख रहे हैं तो ये we can avoid, but amphiprotic solvent water भी है. Now here is a brief description of aprotic protogenic solvent. Okay, aprotic solvents are neutral, chemically inert substances such as benzene and chloroform. They have a low dielectric constant, do not react with either acid or bases, and therefore do not favor ionization. The fact that picric acid gives a color solution in benzene, which becomes yellow on adding alkaline, shows that picric acid is not dissociated in benzene solution, and also that in the presence of the base aniline, in it functions as an acid, the development of yellow color being due to formation of picric ion. Carbon tetrachloride and toluene come in this group. They possess low dielectric constant, do not cause ionization in solute, and do not undergo reactions with acids and bases. Aprotic solvents are frequently used to dilute reaction mixture. तो अप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ के भी समझ पाओगे, ठीक है. प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की भी है, वो भी आप रीड कर लेना. ये एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड. प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के लिए भी है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए भी है. नाउ टाइट्रेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वियस टाइट्रेशन. तो एसिडिक टाइट्रेंट्स हैं परक्लोरिक एसिड, पैरा टोल्यून सल्फोनिक एसिड, 2,4-डायनाइट्रोबेंजोइन सल्फोनिक एसिड. बेसिक टाइट्रेंट्स हैं टेट्रा ब्यूटिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम इथॉक्साइड, सोडियम अमाइनो इथॉक्साइड. सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन एक्वियस टाइट्रेशन. नॉन एक्वियस टाइट्रेशन में कुछ हम टाइट्रेशंस का पार्ट क्या है ये वो कुछ नहीं देखेंगे. इट इज नॉट ऑफ दैट, नॉट ऑल्सो इन्वॉल्व इन अवर सिलेबस दैट मच. ओके, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन का मेन जो इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी आर डूइंग दैट, ओके, एंड विच सॉल्वेंट्स आर यूज्ड हियर. नाउ विल लुक फॉरवर्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. ये वाला टाइट्रेशन थोड़ा ज्यादा पूछा गया है जीपैट में. ओके, मतलब बहुत बार कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. ज्यादा इन द सेंस टाइट्रेशन पे एक या दो ही एमसीक्यू, एक एमसीक्यू आता ही है जीपैट में, ज्यादा से ज्यादा 2 एमसीक्यू आ जाएंगे, ठीक है. बट एक या 2 एमसीक्यू की वैल्यू 4 to 8 मार्क्स होती है एंड दैट कैन चेंज योर रैंक. सो फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, okay, what are these? Complexometric titration is a form of volumetric analysis in which the formation of a colored complex is used to indicate the end point of a titration. तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद, एंड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन इन अ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने के साथ साथ वी कैन गेट एन indication by a change in the color and that will help us to find the end point of the titration.
Now complexometric titrations are particularly useful for the determination of mixture of different metal ions in solution. ये स्पेसिफिकली मेटल आयंस अगर किसी सॉल्यूशन में है उनको डिटरमाइन करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस यूज करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. Which of the titration is used to determine a mixture of different metal ions in solution? Complexometric, gravimetric, aqueous, acid base, non aqueous, acid base. ऐसे MCQ आ जाता है, आप लिखोगे सीधी तरह से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक बिकॉज मेटल आयंस के लिए वही यूज किया जाता है. An indicator capable of producing an unambiguous color change is usually used to detect the end point of the titration. तो एक इंडिकेटर यूज किया जाता है जो कि यहाँ पे कलर चेंज करेगा, ठीक है, इंडिकेटर, and that will help us to detect the end point of the titration. Principle of complexometric titration. In theory, any complexation reaction can be used as a volumetric technique provided that the reaction reaches equilibrium rapidly after each portion of titrant is added. अब यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, प्रिंसिपल बताया एकदम, मतलब पॉइंट वाइज, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्सेशन आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है कि दो केमिकल्स के बीच में कुछ बॉन्डिंग बन जाती है, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स. तो रिएक्शन रीचेज एन इक्विलिब्रियम रैपिडली आफ्टर ईच पोर्शन ऑफ टाइट्रेंट इज एडेड. तो मतलब जैसे जैसे हम टाइट्रेंट ऐड करेंगे रिएक्शन चालू होगी एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. Interfering situations do not arise. For instance, the stepwise formation of several different complexes of the metal ion with the titrant, resulting in the presence of more than one complex in solution during the titration process. यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस भी बन सकते हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स बन सकता है, डिपेंडिंग कैसी रिएक्शन है. A complexometric indicator capable of locating equivalence point with fair accuracy is available or is to be made available into that reaction. In practice, the use of EDTA as an titrant is well established. So complexometric titration का प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे हम टाइट्रेंट ऐड करेंगे वैसे वैसे वो कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म होगा. मल्टीपल कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं अगर मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं तो, या फिर एक ही मेटल है फिर भी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं. इट इज नॉट द क्राइटेरिया कि एक ही कॉम्प्लेक्स बनने वाला है. एंड EDTA इज द वेल एस्टेब्लिश्ड टाइट्रेंट व्हिच इज यूज्ड मोस्टली इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. नाउ EDTA आपको सबको पता होगा, उसका फुल फॉर्म भी आपने सुना होगा, ठीक है, पता है, यहाँ पे है, दिख रहा है, देखो, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड इज EDTA. तो यहाँ पे एज पर द प्रिंसिपल व्हाट इट इज, सी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्लस इओक्रोम ब्लैक और मॉडर्न ब्लैक इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैं, इन मेटल्स को हमें डिटेक्ट करना है और हमने इंडिकेटर यूज किया है इओक्रोम ब्लैक और मॉडर्न ब्लैक टी. ये इंडिकेटर इस टाइट्रेशन में हमने यूज किए हैं. नाउ व्हेन वी ऐड द टाइट्रेंट ना ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ये क्या हो जाता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है. ओके, सो व्हेन इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद दिस आयंस, मतलब EDTA के साथ, ओके, देन देयर इज अ चेंज इन अ कलर. ओके, नाउ सी हियर, that is calcium EDTA complex or magnesium EDTA complex is formed, which is a colorless. But when we add the free ochrome black indicator, it changes to blue color. Okay, so the end point is the blue color, and जब ये indicator होता है वो red color का होता है, and after the titration the color changes to blue. तो ये देखो complexometric titration में हमने क्या देखा, प्रिंसिपल देखा. प्रिंसिपल में हमने देखा कि एक या मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस इसमें हो सकते हैं, और इसमें इंडिकेटर यूज किया जाता है जो एक्यूरेटली हमें एंड पॉइंट दिखाए, ठीक है. एंड इन प्रैक्टिस द यूज ऑफ EDTA एज वेल एज टाइट्रेंट, मतलब EDTA जो है वो बेस्ट टाइट्रेंट के यहाँ पे यूज किया जाता है. ये वाली जो स्लाइड है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. हमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को डिटेक्ट करना है, एक सॉल्यूशन में है, ठीक है. अब इसके डिटेक्शन के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया है, सॉल्यूशन में हमने इंडिकेटर यूज किया है. ओके, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंडिकेटर है इओक्रोम ब्लैक या मॉडर्न ब्लैक टी इंडिकेटर. मॉडर्न ब्लैक टी जो है इंडिकेटर हम इसमें यूज करें वो वाइन रेड कलर का होता है, ठीक है, ये इंडिकेटर. नाउ जब हम इसमें इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड डालेंगे EDTA, दिस EDTA विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद दिस कैल्शियम एज वेल एज मैग्नीशियम. कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स और मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स, मतलब जो भी आयन होगा इसमें. ओके, and then this free eochrome black tea indicator, okay, this will react with this complex and will show a final color end point that is a blue color. मतलब ये वाइन रेड कलर से सॉल्यूशन ब्लू कलर हो जाएगा, और जैसे ही वो कलर ब्लू हो गया we can determine the end point of that solution. Okay,
So it would be a colorless complex, but due to the use of this indicator, we will be able to see the end point. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल अपना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का. Next, we'll be discussing here few complexing agents. Okay, so EDTA is the first complexing agent, ethylene diamine tetraacetic acid. Okay, it has 4 carboxylic groups and 2 amine group that can act as electron pair donors or Lewis bases. ठीक है, अब EDTA का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम वी कैन सी 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं एंड 2 अमाइन ग्रुप हैं. 1 2 3 4 एंड 2 अमाइन ग्रुप है इसमें, एंड दैट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और लुईस बेसिस. लुईस बेसिस मतलब क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो हो जाते हैं लुईस बेसिस. The ability of EDTA to potentially donate its 6 lone pair of electron for the formation of coordinate covalent bond to metal cation makes EDTA a hexadentate ligand. अब ये क्या करता है, यहाँ पे EDTA को hexadentate ligand बनाता है. Hexadentate we can say 6 dentate ligand. Okay, that helps to complex it with metal ions. Okay, the ability of EDTA to potentially donate its 6 lone pair of electron. इसके पास 6 lone pair of electron है और ये इजीली डोनेट करता है, इसलिए इट इज अ लुईस बेस, एंड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू डोनेट 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगैंड and that helps to easily bind with metal ions. However, in practice, EDTA is usually only partially ionized and thus forms fewer than 6 coordinate covalent bond with metal cation. तो 6 के 6 वो बॉन्ड नहीं बनाता मेटल कनाइड के साथ, पार्शियली आयोनाइज्ड होने की वजह से वो ऑल 6 पेयर लोन पेयर नहीं डोनेट करता. डायसोडियम EDTA is commonly used to standardize aqueous solution of transition metal cation. तो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे तो डायसोडियम EDTA we can use. Disodium EDTA, often written as N2H2Y, only forms 4 coordinate covalent bond to metal cation at pH less than or equal to 12. In this pH, the amine group remain protonated and unable to donate electron to the formation of coordinate covalent bond. तो यहाँ पे क्या है कि ये 4 coordinate covalent bond बनाता है कौन, डायसोडियम EDTA, और ये pH 12 या 12 के नीचे ही ये अपने ये बॉन्ड बनाता है. एंड व्हाट इज मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया गया है कि अमाइन ग्रुप जो है इस pH में, अल्कलाइन pH में अमाइन ग्रुप प्रोटोनेटेड रहते हैं और वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते. ओके, सो अमाइन ग्रुप हो गए वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे कॉम्प्लेक्स के लिए. Now next complexing agent is DTPA, diethylene tetramine pentaacetic acid. Okay, pentaamine diethylene triamine pentaacetic acid. So pentaacetic है 1 2 3 4 5 pentaacetic, triamine 1 2 3 नाइट्रोजन है. ओके, एंड डाइथिलीन 1 और 2, ये हो गया आपका DTPA. Pentatic acid or diethylene tetramine pentaacetic acid DTPA is an amino polycarboxylic acid consisting of diethylene triamine backbone with 5 carboxymethyl groups. इसमें 5 carboxymethyl group है, backbone है diethyl tetramine. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका DTPA. The molecule can be viewed as an expanded version of EDTA and is used similarly. EDTA का ये expanded version के जैसे भी दिखता है. It is white water soluble solid. The conjugate base of DTPA has a high affinity for metal cations. Thus, the pentaanion DTPA 5- is potential and octadentate ligand, assuming that each nitrogen center has and each CO group counts as a center for coordination. ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि ये octadentate है, मतलब 8 जगह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेटल्स के साथ. रीजन बीइंग कि ये 1 2 3 4 5 और ये 3 नाइट्रोजन, ये सेंटर्स हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. सो इट इज अ ऑक्टाडेंटेड लिगैंड टू कैप्चर अ मेटल आयन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद इट. DTPA, diethylene tetramine pentaacetic acid. Now third we will be seeing is EGTA, that is ethylene glycol bis amino ethyl ether tetraacetic acid. Okay, EGTA. EGTA, ethylene glycol tetraacetic acid, is an aminopropyl carboxylic acid, a chelating agent. ये aminopropyl carboxylic acid है
एंड इट इज यूज्ड एज अ चिलेटिंग एजेंट. चिलेटिंग एजेंट मतलब ही कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं. Compared to EDTA, it has a lower affinity for magnesium, making it more selective for calcium ions. अगर हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है और हमें सिर्फ कैल्शियम आयंस डिटेक्ट करने हैं तो वी कैन यूज EGTA बिकॉज EGTA को कम एफिनिटी है मैग्नीशियम के लिए एंड इट इज सिलेक्टिवली यूज फॉर कैल्शियम आयंस. It is a useful in buffer solutions that resemble the environment in living cells where calcium ions are usually at least 1,000-fold less concentration than magnesium. तो ये बफर सॉल्यूशंस में यूज किया जाता है और मोस्टली ये बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस जो डिटेक्ट करने होते हैं तब ये EGTA यूज किया जाता है. DTPA, EGTA, EDTA. Now masking and demasking agents. मास्किंग डीमास्किंग एजेंट्स कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. What do they do? We'll see. Masking agents act either by precipitation or by formation of complexes more stable than the interfering ion EDTA complex. तो हमें मास्किंग क्यों करनी है या मास्किंग डीमास्किंग क्यों करनी है. फॉर एग्जांपल हमारे सॉल्यूशन में 2 मेटल आयंस हैं और हमें सिर्फ एक कोई डिटेक्ट करना है तो हम दूसरा नहीं डिटेक्ट हो इसलिए हम उसको पहले ही मास्क करके रखेंगे. जैसे कि हम मास्क पहनते हैं हम छुपाते हैं वैसे वी विल बी हाइडिंग अनदर आयन जो कि हमें डिटेक्ट नहीं करना एंड आफ्टर आवर सॉल्यूशन वी कैन डीमास्क इट. ओके सो वी यूज मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द मास्किंग एजेंट क्या करते हैं. They act either by precipitation or by formation of complexes more stable than interfering ion EDTA complex. आयन EDTA से भी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो. ठीक है मास्किंग एजेंट्स. मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन यहाँ पे दिया गया है. Many heavy metals cobalt, copper, lead can be separated either in the form of insoluble sulfides using sodium sulfide or as insoluble complexes using thioacetamide. मतलब क्या ये हम हेवी मेटल सेपरेट कर सकते हैं इनसोल्यूबल सल्फाइड्स या इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस से. These are filtered, decomposed and titrated with disodium EDTA. Other common precipitating agents are sulfate for Pb and Ba, oxalate for calcium and Pb, fluoride for calcium, magnesium and Pb, ferrocyanide for Zn and Cu and 8-hydroxyquinoline for many heavy metals. मतलब क्या अभी आप समझ लो कि प्रेसिपिटेशन से हमें मास्किंग करनी है मतलब CO, Cu, Pb ये हमें नहीं डिटेक्ट करनी है इनको मास्क करना है तो हम इसका प्रेसिपिटेट बना देंगे और इसको साइड में निकालेंगे. इनको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हम सोडियम सल्फाइड या थायोएसिटामाइड यूज करेंगे या फिर पीबी और बीए के लिए बेरियम के लिए हम सल्फेट यूज करेंगे. कैल्शियम और पीबी के लिए ऑक्जेलेट यूज करेंगे. ठीक है तो उनको प्रेसिपिटेट बना के उनको हम मास्क कर देंगे. ओके सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन. नाउ थायोग्लिसरॉल is used to mask Cu by precipitation in the assay of lotion containing Cu and Zn. अब हमारे पास एक लोशन है उसमें कॉपर और जिंक आयंस हैं. ओके हम कॉपर और जिंक आयंस में से हमें जिंक आयन डिटेक्ट करने हैं कॉपर नहीं तो कॉपर को हम प्रेसिपिटेट करके उसको मास्क कर देंगे विद द हेल्प ऑफ थायोग्लिसरॉल. मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. अभी हमने पहले देखा मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन बना के उसको मास्क करना है. अब हम कॉम्प्लेक्स बना के उसको भी मास्क कर सकते हैं. Masking agents form more stable complexes with the interfering metal ions. The most important aspect is that the masking agent must not form complex with the metal ion under analysis. मतलब क्या इन्होंने कहा है कि जिसका हमें एनालिसिस करना है उसके साथ मास्किंग एजेंट ने नहीं करना कॉम्प्लेक्स फॉर्म. जिसका हमें नहीं करना है उसके साथ करना है. ये बेसिक क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का. यहाँ पे अगर उसने जिसका एनालिसिस करना है उसके साथ कॉम्प्लेक्स कर दिया तो वी कांट एनालाइज एनीथिंग. ओके सो दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक. The different masking agents used for complex formation are ammonium fluoride, ascorbic acid, dimercaprol, potassium cyanide, potassium iodide, and thioethanol amine. So, ammonium fluoride will mask aluminium and iron. Ascorbic acid is a convenient reducing agent for Fe3+, which is then masked by complexing as the very stable hexacyanoferrate complex. Dimercaprol जो है कटैंस ऑफ मर्क्यूरी, कैडमियम, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लीड एंड बिस्मथ इन सबको वो मास्क करने में यूजफुल है. पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट एंड निकेल आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन अल्कलाइन सॉल्यूशन which are more stable than the corresponding EDTA complex. Potassium iodide is used to mask the mercury ion and in specific for mercury and
triethanolamine forms a colorless complex with aluminium, a yellow complex with iron. तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है उन आयंस के साथ, उन मेटल्स के साथ जिनको हमें डिटेक्ट नहीं करना, क्योंकि उनके साथ साथ कुछ और भी मेटल्स हैं जिनको हमें डिटेक्ट करना है, तो ये इंटरफेयर करेंगे ना हमारे रिएक्शन में, इसलिए हम इनको मास्क करेंगे. अब हमने मास्क किया था विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन. नाउ वी आर मास्किंग देम विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट है. अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट ने ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने हैं. क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे पास, मैं बोलता हूँ आपको, मेरे पास एल्यूमिनियम और कॉपर है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में. मुझे एल्यूमिनियम नहीं टेस्ट करना, डिटेक्ट नहीं करना, सिर्फ कॉपर डिटेक्ट करना है, ठीक है. नाउ इफ आई नीड टू डिटेक्ट कॉपर, मुझे एल्यूमिनियम को पहले मास्क करना पड़ेगा. तो अगर आई एम यूजिंग अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट टू मास्क एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम को बहुत ही अच्छी तरीके से वो कॉम्प्लेक्स करे और वो इरिवर्सिबल हो और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो. जैसे कि जब मैं कॉपर को डिटेक्ट करूं ईडीटीए के साथ, ईडीटीए डालूं, तो ईडीटीए एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स ना बनाए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स में एल्यूमिनियम चला गया है. अगर वो स्टेबल नहीं होगा कॉम्प्लेक्स, तो एल्यूमिनियम उस कॉम्प्लेक्स में से बाहर आके ईडीटीए के साथ भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है. सो जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हम टाइट्रेशन में यूज करने वाले, उससे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने वाले एजेंट हम मास्किंग के लिए यूज करने वाले हैं. ओके, नाउ डी मास्किंग. अब हमें क्या करना है, उनका मास्क हटाना है, हमारा काम हो गया. नाउ वी कैन डीमास्क देम. The use of masking and selective demasking agents permits the successive titration of many metals. Masked substance regains its ability to enter into a particular reaction. It is used to determine a series of metal ions in one solution. Using masking and demasking agents in complexometry in the analysis of 3 metals. अब यहाँ पे देखो masking demasking agent यूज किए हैं, 3 metals है हमारे पास, Cu, Ca and Cd. Direct titration with EDTA, it will give the amount of 3 metals. Okay. अब हमने क्या किया, इसमें मास्किंग डीमास्किंग कुछ नहीं किया, डायरेक्ट टाइट्रेशन किया Cu, Ca, Cd का, तो हमें तीनों का अमाउंट मिल गया. ओके, नाउ Cu and Cd is masked by cyanide, only Ca can be determined. अब हमने क्या किया, Cu and Cd को मास्क किया साइनाइड से, ये देखो साइनाइड के साथ उसका कॉम्प्लेक्स किया. अब इनका हमें कुछ भी डाटा नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ कैल्शियम का मिलेगा. ओके, क्योंकि वो फ्री है, वो साइनाइड से नहीं हुआ रिएक्ट, एंड उसको हमने फिर ईडीटीए से कॉम्प्लेक्स किया एंड कैल्शियम ईडीटीए फॉर्म किया और हमने इसका एनालिसिस किया. मतलब क्या, हमारे पास तीनों का मिक्सचर था, बट हमें सिर्फ एक का फाइंड करना था, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, मास्क कर दिया, ठीक है, साइनाइड की हेल्प से. सो दिस विल हेल्प यू क्लियर ऑल द मास्किंग डीमास्किंग प्रोसेस. Now next is formaldehyde and chloral hydrate is added to demask the CD and titrate the solution to determine Ca and CD. अब इसमें ही हमने क्या किया है, तो Cu साइनाइड कॉम्प्लेक्स और Cd साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, बट यहाँ पे Cu फ्री है, तो Ca एंड Cd जो है वो EDTA के साथ रिएक्ट करेंगे एंड वी कैन एनालाइज दिस. सो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Cu, Ca एंड Cd सेपरेटली. Ca is directly determined after masking Cu and Cd. अब देखो मैं क्लियरली बता दूं, पहले वाले में हमने क्या किया, Ca डिटरमाइन किया. अब यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड या क्लोरल हाइड्रेट की मदद से is added to demask the Cd and titrate the solution to determine Ca and Cd. हमने Ca पहले डिटरमाइन किया, अब हमने Cd को डिमास्क किया. Cd को कैसे डिमास्क किया हमने, तो हमने क्या किया, उसको फॉर्माल्डिहाइड या क्लोरल हाइड्रेट डाला और हमने Ca पहले ऑलरेडी डिटरमाइन किया था, अब हम Cd डिटरमाइन करेंगे उसको डीमास्किंग के बाद. अब हमारे पास बचा क्या, Cu हमें डिटरमाइन करना है, तो Cu वी कैन डायरेक्टली डिटरमाइन आफ्टर एब्स्ट्रैक्टिंग द Ca एंड Cd को एब्स्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू हम Cu का इजीली एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द होल प्रोसेस इफ यू नीड टू एनालाइज 3 मेटल आयंस. नाउ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के भी मतलब टाइप्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन एंड इनडायरेक्ट टाइट्रेशन. ये कुछ मेजर्स हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंडर दैट गिव्स यू अ प्रॉपर वे टू टाइट्रेट. वो अगर सब्सटेंस है तो हम ऐसे ऐसे टाइट्रेट कर सकते हैं. डायरेक्ट, बैक, रिप्लेसमेंट एंड इनडायरेक्ट टाइट्रेशन. Now what is direct titration? It is the simplest and the most convenient method used in chillometry or complexometry. Okay, in this method the standard Chillon solution is added to the metal ion solution until the endpoint is detected. मतलब क्या, Chillon solution मतलब complexing solution या complexing agent का standard solution हम metal ion के solution में डालते हैं डायरेक्टली और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं. दिस इज द डायरेक्ट टाइट्रेशन.
इसके लिमिटेशन है स्लो कॉम्प्लेक्शन रिएक्शन इंटरफेरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर आयन, इसमें अदर आयंस की वजह से इंटरफेरेंस हो सकता है या फिर ये स्लो भी प्रोसेस हो सकती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव बैक टाइट्रेशन. In this method, excess of a standard EDTA solution is added to the metal solution, which is to be analyzed, and the excess is back titrated with the standard solution of second metal ion, that is determination of Mn. देखो अब क्या है यहाँ पे, excess standard EDTA solution हमने डाला है in the metal solution, which is to be analyzed, and the excess is back titrated with the स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ सेकेंड मेटल आयन. अब जो एक्सेस हमने EDTA डाला है उसको हम फिर से टाइट्रेट करते हैं सेकेंड मेटल आयन सॉल्यूशन के साथ. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीज. दिस मेटल कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेट with EDTA because of precipitation of MnOH twice. An excess of known solution of EDTA is added to an acidic solution of Mn salt, and then ammonia buffer is used to adjust the pH to 10, and the excess EDTA remaining after chelation is back titrated with the standard zinc solution kept in the burette using eochrome black tree as indicator. This method is analogous to back titration method in acidimetry. Example ZnO. मतलब क्या, मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ. बैक टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास Mn का सॉल्यूशन है मैग्नीज का हम डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं कर सकते, उसका कुछ इश्यू है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इसलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ EDTA डालेंगे. ओके, एक्सेस क्यों डालेंगे, क्योंकि वैसे भी हमने जितना EDTA डाला वो हम बता ही नहीं सकते, मतलब जितना डाला वो हम बता नहीं सकते, मतलब किसी इंडिकेटर के हिसाब से कि कितना उसको लगा Mn को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए. अब यहाँ पे एक्सेस EDTA, फॉर एग्जांपल हमने इसमें 5 ml EDTA डाला और इसमें कितना लगा है Mn के साथ कॉम्प्लेक्स बनने के लिए 3 ml, बट वो हमें इंडिकेट नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया. और हमने यहाँ पे 5 ml डाला, अब हमें पता है कि हमने 5 ml डाला है, बट कितना लगा Mn को वो नहीं पता, तो ये एक्सेस का डिटर्मिनेशन हमें करना है. अब एक्सेस का हम डिटरमाइन करेंगे, हम इसमें जिंक डालेंगे, नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक. अब हम जिंक डालते जाएंगे, अब जब तक जिंक पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता, अब ये जिंक 2 ml के EDTA से अपने आप कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब हमें क्या पता चला कि 5 में से 2 ml जिंक को लगे, मतलब 3 ml मैग्नीज ने लिए होंगे. सो दिस इज द बैक टाइट्रेशन. थर्ड वी हैव रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन. In this method, the metal which is to be analyzed displaces quantitatively the metal from the complex. When direct or back titration do not give sharp endpoint, the metal can be determined by the displacement of an equivalent amount of manganese or zinc from a less stable EDTA complex. यहाँ पे क्या होता है, जो हमें मेटल एनालाइज करना है वो डिस्प्लेस करना है एक कॉम्प्लेक्स में से, और उसकी मदद से हम जो दूसरा मेटल है उसको हम फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैग्नीज है और मैग्नीशियम का EDTA कॉम्प्लेक्स है, तो मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स को डिस्प्लेस करके वो खुद उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कितना कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा उसके हिसाब से वी कैन डू दिस रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, मतलब रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे, नथिंग एल्स. अब देखो Mn, okay, the metal may be determined by the displacement of an equivalent amount of Mg or Zn from a less stable EDTA complex. Now Mn displaces Mg from an Mn EDTA solution. The free Mg metal is then directly titrated with the standard EDTA solution. In this method, excess quantity of Mg EDTA chelate is added to Mn solution. The Mn quantitatively displaces Mg from the Mg EDTA chelate. This displacement takes place because Mn forms a more stable complex with EDTA. By this method, Ca, Pb, Hg may be determined. मतलब क्या, यहाँ पे क्या किया है ये देखो ध्यान से. Mn को Mg EDTA के कॉम्प्लेक्स में डाला है क्योंकि Mn EDTA के साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट Mg EDTA का कॉम्प्लेक्स वाज अ नॉन कॉम्प्लेक्स टू अस. ओके, अब Mn हम जितना डालेंगे वो हमें नहीं पता Mn का क्या कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में, पर Mg EDTA का हमें पता है, मतलब उसमें कितना Mg है और कितना EDTA और कितने Mg को वो रिप्लेस कर सकता है. ठीक है, तो Mn हम डालेंगे, जितना Mg हमें फ्री मिला उतना Mg रिप्लेस हुआ, मतलब उतना Mn उस सॉल्यूशन में था. दिस विल डिटरमाइन कि कितना Mn एक अननोन सॉल्यूशन में है. ओके, सो दिस इज द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन. And the fourth we have indirect titration. This is also known as alkylimetry titration. Alkylimetry titration, indirect titration. It is used for the determination of ions such as anions which do not react with EDTA chelate. Protons from disodium EDTA are displaced by a heavy metal and titrated with sodium alkali. Barbiturates do not react with EDTA but are quantitatively precipitated from alkaline solution to mercuric ion as 1s1 complex. Barbiturate EDTA के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, बट बार्बिचुएट का
मर्क्यूरी के साथ ये किया गया है कॉम्प्लेक्स और EDTA डाला है, देन वी कैन गेट उसका फाइनल रिएक्शन। मतलब बारबिचुरेट्स को पहले मर्क्यूरी के साथ हम अटैच करेंगे और फिर उसका कॉम्प्लेक्स के लिए हम जाएंगे। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। Now indicators used in this complexometric titration. To carry out metal cation titration using EDTA, it is almost always necessary to use a complexometric indicator to determine when the endpoint has been reached. Common indicators are organic dyes such as fast sulfone black, euchrome black tea. Color change shows that the indicator has been displaced usually by EDTA from the metal cations in the solution when the endpoint has been reached. Thus, the free indicator rather than the metal complex serve as the endpoint indicator. ठीक है, तो मेटल कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जो फ्री इंडिकेटर बचता है वो एज ए इंडिकेटर के लिए काम आता है, यहाँ इंडिकेशन दिखाता है। यहाँ पे एक टेबल है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज किए गए इंडिकेटर्स। ओके, कलर चेंज है, पीएच रेंज है और मेटल्स कौन से वो डिटेक्ट करते हैं। मॉडर्न ब्लैक टू योक्रोम टी एंड सोलोक्रोम ब्लैक टी, ये कलर चेंज रेड टू ब्लू दिखाते हैं 6 to 7 pH में। मेटल्स दिए गए हैं म्यूरेक्साइड और अमोनियम प्यूरपुरेट वायलेट टू ब्लू in the range of 12, catechol violet in the range of 8 to 10, violet to red, methyl blue, thymol blue, blue to yellow, blue to grey कलर चेंज है। मेटल्स दिए गए हैं, एलिजेरिन जो है वो रेड टू येलो होता है 4.3 pH में, इसमें PbZn COMgCu डिटेक्ट होता है। सोडियम अलिजेरिन सल्फोनेट ब्लू टू रेड, जाइलिनॉल रेड रेंज लेमन टू येलो। तो मुझे याद आ रहा है कि ये एक बार क्वेश्चन आया था, अलिजेरिन जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंडिकेटर, वो किस रेंज में कलर चेंज दिखाता है, किस पीएच में और कौन से मेटल नहीं, बट इसका कलर या पीएच कुछ तो पूछा गया था कि एसिडिक पीएच में रेड टू येलो होता है वो एलिजेरिन। ठीक है, तो मॉडर्न ब्लैक टू भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो तीन है ना, तीन में से ये पहले दो तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉडर्न ब्लैक टू रेड टू ब्लू कलर दिखाता है 6 to 7 pH रेंज में। ओके, यूक्रोम ब्लैक टी भी इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नाउ नेक्स्ट वी आर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स फॉर एंड पॉइंट डिटेक्शन। तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वाले सेशन में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक टाइट्रेशन और भी आगे देखने हैं। उसके साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स आपको बाकी टाइट्रेशन में भी यूजफुल आएंगे, प्लस ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में भी है। तो we'll see this in next part. We'll stop here. Anyone have any query or question you can ask? Okay.